ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी क्लास 12th वाली दो एक्सरसाइज 13.1 13.2 है ना, जिसमें मेनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यही दो एक्सरसाइज था। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स ट्राई किए होंगे ऑब्वियसली। तो कुछ पूछना है किसी को? पहली दो एक्सरसाइज ओके 14 कौन से एक्सरसाइज का? 13.2 का 14। जी जी, ये वाला। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अच्छा, वो तो मैंने आधा मिटा ही दिया। सो पूरा तो क्वेश्चन दिया ही नहीं। ये था ना। हाँ ओके। सो इसमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। तो ए इंडिपेंडेंटली अगर सॉल्व करता है या करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ, और बी के इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब कह रहा है कि बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अच्छा, अगेन इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, सो पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब आपको लॉजिकली इसका मीनिंग निकालना है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या होगा? अब दो लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसका क्या मीनिंग है? दोनों में से कोई एक करते हैं या फिर दोनों करते हैं सॉल्व। हाँ, आइदर ए सॉल्व्स और बी और बोथ, है ना। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ये मतलब हुआ ना। ओके तो व्हाट इफ, इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। और मैथमेटिकली क्या लिखेंगे आप इसको, एटलीस्ट को? एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व, यस, तो इट इज ए यूनियन बी। इसका मतलब आइदर ए सॉल्व और बी और बोथ सॉल्व। यूनियन में आप जानते हैं, यूनियन में ए बी और दोनों आ जाता है। तो करके देखते हैं, इससे आंसर आ रहा है क्या? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके सो अब चूंकि इंडिपेंडेंट दिया हुआ है और आप लोगों को पता है इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, मैथमेटिकली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। सो ए बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? कितना हो जाएगा? हाँ, तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, बी के सॉल्व करने की 1/3 माइनस, अब ये इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/3। तो फाइनली क्या आ गया कि 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। अब करके देखिए सॉल्व क्या आता है।
5/6। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसकी ये प्रॉपर्टी है। अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अच्छा ये गलत लिख दिया। ओ हाँ, ये सब तुम्हें ही बचना एग्जाम में ना, क्योंकि मेरा तो मार्क्स नहीं कट रहे, तुम्हारे कट जाएंगे अगर ऐसी गलती करोगे। सो मतलब इसका ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं केयरफुल नहीं था इस चीज को लेके, है ना, केयरलेसली किया है। तो तुम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो केयरफुल रहोगे तो गलतियां नहीं होगी। कि लाइक पिछले स्टेप पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, क्या मैं करेक्ट लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, है ना। सो 3 + 2 5 - 1 4/6। ओके, नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब एग्जैक्टली वन सॉल्व्स, तो आप लोग मीनिंग पता है आप लोगों को। सो प्रोबेबिलिटी ये है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, है ना। मतलब ये इस तरह केस हो गया कि ए और बी है ना। तो पहले हमने ये कहा या तो ए अकेला कर ले या ए बी मिलके कर ले, या मतलब बोथ सॉल्व्स, आइदर ओनली ए सॉल्व्स और बोथ सॉल्व दिस। ये यूनियन था, इसकी प्रॉपर्टी हमने अभी पिछले पार्ट में ये निकाला, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी। अब कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो या तो ए सिर्फ सॉल्व कर पाएगा या बी कर पाएगा, यही मतलब है ना। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी क्या मतलब हो मैथमेटिकली। A intersection B complement. हाँ यस, सो यू कैन राइट लाइक ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए सॉल्व कर पाया एंड बी नहीं कर पाया, और द अदर पार्टीज बी सॉल्व कर पाया एंड ए सॉल्व नहीं कर पाया। सो लाइक दिस, और दिस इज सेम एज, इसका मीनिंग वही है जो a माइनस बी, और इसका मीनिंग वही है जो b माइनस ए, है ना। इसका और इसका मीनिंग सेम है। तो इसको वो कर लो, फॉर्मूला लगा लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, या अगर तुम ऐसा नहीं करना, फॉर्मूला नहीं लगाना, तो डायरेक्टली यू कैन यूज, है ना, दैट्स ओके। हाँ, चूंकि इंडिपेंडेंट है तो हमने कल आपको, A और B complement इंडिपेंडेंट होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे दोनों। यस यस राइट, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दे रखा है ए बी इंडिपेंडेंट है, तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसको सिंपली यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और यू कैन सिंपली राइट बी इनटू, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी मैंने लिखाया था इस पे। तो जब ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है, बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ सिंपली अब ये पता था आपको। सो लाइक क्या क्या डेटा है। सो हाफ 1/3 था, तो ठीक है। सो हाफ 1/3 का कॉम्प्लीमेंट 2/3, बी का 1/3 और 1/2 का कॉम्प्लीमेंट 1/2। सो ठीक है, 2/6 प्लस 1/6, 3/6 मीन्स हाफ, ठीक है ये। ओके, और बताइए, और कोई क्वेश्चन डाउट है। सर मुझे पूछना था कुछ। जी हेलो। बोलिए। हाँ अंकल, सर पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वो सैंपल स्पेस और उसका एक इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हम एक ऐसा सैंपल स्पेस ले जिसमें 1 to 5 एलिमेंट रहे, और उसका इवेंट एक ऐसा ले जिसमें 2 3 4 रहे, तो अगर हम 2 को हटा दें तो इवेंट पे तो पड़ रहा है ना, इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट हुए। ट्राई करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 हमने सैंपल स्पेस लिया, फाइन। हाँ, और चलो एस ले लेते इवेंट हैं। हाँ, इवेंट क्या ले रहे हैं आप, 2 3 4। 2 3 4, ठीक है। हाँ, अगर हम अभी सैंपल स्पेस से 2 को हटा दें तो ई के प्रोबेबिलिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट कैसे हुए वही पूछना था। ओके ओके, तो इंडिपेंडेंस का यहाँ क्या मतलब है। इंडिपेंडेंस जो हम मैथमेटिकली देखते हैं, तो एक तो ये कि अकरेंस ऑफ वन विल नॉट इफेक्ट द अदर, है ना। तो आप ये हाँ आउट, सर। सो हमने क्या किया था, हमने सिंपली इसको ऐसे देखा था, ई इंटरसेक्शन एस, ये हम फाइंड करते हैं, और यहाँ पी इंटू पी एस फाइंड करते हैं, हमने तो ये देखा था ना। सो यस सर। हाँ, तो अगर ये आप फाइंड करोगे, ई और एस में क्या कॉमन है, ई ही कॉमन है ना। हाँ। और ई की प्रॉपर्टी जो भी आएगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, एस की प्रॉपर्टी हमेशा 1 होगी ना। यस सर।
हाँ, तो इस केस में इक्वल तो आ रहा है, तो मैथमेटिकली तो ठीक है। हाँ वही सर, मैथमेटिकल तो ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसे हम देखें और डेफिनेशन में बोला गया था ना, एनसीईआरटी में है कि ई का मतलब एक दूसरे का अकरेंस एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। यस। तो यहाँ पर तो इफेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा उसका? अच्छा, एक दूसरे का अकरेंस इफेक्ट ना करे, तो अगर आप टू हटा देंगे दोनों में से तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप किस में से टू हटाना चाहते हैं? सैंपल स्पेस से। तो सैंपल स्पेस से टू हटाएंगे तो सैंपल स्पेस रहा ही नहीं फिर तो वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन नहीं होगी उस केस में, फिर तो वो डिपेंड करने लगेगा, जो सेट बनेगा वो इस पर डिपेंड करेगा ना। एक्चुअली क्या है कि सैंपल स्पेस तो श्योर इवेंट है, उसका आकर तो होना ही है ना, क्योंकि मतलब लाइक कहने का मतलब ये है कि उनमें से ही कोई एक आउटकम आएगा। अब यहाँ पे मैं किस तरह से आपको समझाऊं कि अकरेंस ऑफ वन इफेक्ट इवेंट विल नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, यही ना। तो उस तरह से अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, सर सैंपल स्पेस का आउटकम हम लोग हटा कैसे सकते हाँ वो सैंपल स्पेस रहेगा नहीं एक्चुअली, और तो ई में से ही बाहर हो जाएगा वो। हाँ, अगर 5 हटा मतलब इसमें से 5 हटा दें तो वो तब भी चेंज हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस रहा नहीं ना फिर, हम तो यहाँ यूज करें प्रोबेबिलिटी वन होनी चाहिए ना, यही तो यूज कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, जो आप कह रहे हैं उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये भी है कि ये आना चाहिए, और जो आप कहना चाह रहे हैं तो ये आना चाहिए, एक्चुअली ये है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो तो हमेशा आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ई क्या आएगा? तो आप अगर हटा देंगे किसी में से, एस में से अगर आपने कोई एलिमेंट हटा दिया तो सैंपल स्पेस ही नहीं रहा है। सो आप इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, या उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन गलत है। मतलब जो आप सोच रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें जो अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये भी होल्ड करेगा, है ना। तो जब आप बोलते हैं ना कि अकरेंस ऑफ वन विल नॉट इफेक्ट द अदर, तो हम बोलते हैं ए बी इंडिपेंडेंट है, तो बी गिवन हो या बी गिवन ना हो, दोनों केस में प्रोबेबिलिटी इक्वल आने चाहिए, तो हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट है, तो अकरेंस एक दूसरे का इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ई अगर हो या ना हो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हटाना क्यों है? अकरेंस से मतलब ये है कि अगर ई आता है, मैं इसको रैंडम वेरिएबल बना के रिलेट करूंगा, लेकिन अभी इसको मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको आज समझा भी नहीं पा रहा हूँ ना कैसे। फिर तो एस सबसे डिपेंडेंट हो जाएगा, या तो मैं ऐसे बोलूँ फिर तो आप किसी को भी डिपेंड करवा सकते हैं उस तरीके से। एक्चुअली हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है, वो भी था इंटरप्रिटेशन की, लाइक अकरेंस ऑफ वन इफेक्ट विल नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, है ना। तो वो तब वो तो मान लो मैं अगर ऐसा लेता हूँ, मैं आगे डिस्कस करूंगा, हालांकि जैसे एक्स हो गया नंबर ऑफ हेड, या मान लो नंबर ऑफ टेन ऑन, अब 5 क्यों 6 लेते, मान लो कोई हमने डाइस वाला केस ले लिया, तो एक्स हो गया नंबर ऑन द आउटकम, नंबर जो भी आता है। तो इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूं? अकरेंस ऑफ ई विल इफेक्ट अकरेंस ऑफ एस, तो हटाना कोई अकरेंस, तो यहाँ अकरेंस का मतलब क्या है कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, क्वेश्चन तो ये है कि ये तो ऐसे ही सेट बना दिया हमने, है ना। नहीं, इसमें कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है कि कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें। हालांकि जैसे मान लो एक कॉइन वाला ही केस ले लो, जब आप दो कॉइन टॉस करते हो तो वैसे तो यहाँ भी वो केस आ जाएगा जो आप कह रहे हो, एच टी 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 है, तो यहाँ कोई दो इवेंट बनाओ जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसमें वो केस होगा। तो ये हटाना क्यों है? आप क्वेश्चन ये है कि क्यों हटाने से क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। किसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी? अब अगर इसमें 5 को हटा दें तो पहले 3/5 था, अभी 3/4 हो जाएगी। हाँ, तो नया इवेंट आ गया ना, तो ऑब्वियसली चेंज तो होना ही है, तो चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नया इवेंट हो गया। सर इवेंट सैंपल स्पेस में से ही तो अकर करेगा। हाँ यस, इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस का ही पार्ट होगा, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फिर तो इवेंट में से भी तो घटेगा, इवेंट में कैसे आ जाएगा अगर सैंपल स्पेस में ही नहीं है तो? जैसे आप 2 हटाओगे तो वो तो नया सैंपल स्पेस हो गया, नया इवेंट हो गया।
तो उसका उसमें ऐसा थोड़ी बोला कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा फिर आप देखो जैसे आप कह रहे हो कि जो इंडिपेंडेंट है वो भी डिपेंडेंट हो जाएगा इस लॉजिक से जो आप कह रहे हो कि इस तरीके से कोई भी सेट इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं, यस सर। क्योंकि जैसे हम अगर एलिमेंट हटाएंगे जब कोई भी इस तरह का केस आप लो तो ऐसा कोई भी दो सेट नहीं होगा जहां इंडिपेंडेंट होगा, वो सब डिपेंड ही कर जाएगा इस लॉजिक से। तो यहाँ कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम है। अकरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक, हालांकि हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस, अभी रैंडम वेरिएबल जब पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंस वहां भी आएगा कि दो रैंडम वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो वहां भी यही बात करेंगे कि अकरेंस ऑफ हेड मतलब जो भी आउटकम्स होगा। यस सर। सर और एक क्वेश्चन था। हाँ 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 एग्जाम्पल 7 में एनसीईआरटी का, उसमें एक है स्ट्रक्चर। हाँ, आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, इक्वली लाइकली नहीं है वो वाला। ये पहले एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल होगा जिसका आप बात कर रहे हैं शायद। हाँ हाँ सर। ये वाला जो वो डायग्राम दिया है, तो अगर हम एक ऐसा सेट लें जिसमें एच एच और एच टी रहे और एक दूसरे सेट में बाकी जो T1 से T6 तक रहे, तो दोनों सेट इंडिपेंडेंट होंगे? चेक कर लेते हैं। तो देखो अभी आपको जो सोचना है वो मैथमेटिकली ही सोचना है, मेनली मैथमेटिकली ही सोचना है, और क्योंकि लॉजिकली हम गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली गलत नहीं होगा। सो जैसे कोई, चलो ये एग्जांपल 7 ही जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं चलो मान लो E1 ले लेता हूँ, E ले लेता हूँ, आप बोल रहे हो HH और HT ये, और F में क्या लिया आपने, T1 से लेके T1 से T6 तक। T6 तक। चलिए तो अभी क्या है, तो ये क्वेश्चन देखो सब लोग, इसमें क्या है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। तो हेड आया तो फिर से टॉस करो, तो हेड आया फिर से टॉस करोगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, और टेल आया तो इसमें क्या है कि डाई पे कोई एक आउटकम आएगा। तो अब ये पूछना है कि इनको ये क्या इंडिपेंडेंट है, तो हम सिंपली हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हम देखो हमें जब भी इंडिपेंडेंट चेक करना हम डेफिनेशन से जाएंगे कि सिर्फ डेफिनेशन यूज करो, क्या ये इक्वल है इसके, सिंपल हम इससे देखेंगे। तो देख लो कुछ कॉमन है इसके अंदर, नो सर। तो E इंटरसेक्शन F में कुछ कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी, कुछ तो आएगी ना, 1/4 प्लस 1/4 है ना, सो 2/4 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F आप निकालेंगे तो 1/6 मतलब 1/2 इंटू 1/6 1/12 कितनी बार है, 6 टाइम है, तो ये भी 1/2 हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसको होल्ड कर रहा है, नो सर। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। तो E एंड F आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है। अब यहां पे आप लॉजिकली सोच सकते हो है ना कि हेड आया तो वो अकर होगा, टेल आया तो वो होगा। तो जब भी आपको देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में या इस पे बेस्ड, तो आपको मेनली डेफिनेशन बेस्ड करने हैं, हर क्वेश्चन डेफिनेशन से करना है, सिंपल। तो आप ये चेक करना, इसे गलत नहीं होगा कभी भी, लॉजिक हो सकता है गलत हो आपके ठीक है मतलब सर। इंटरप्रिटेशन जो आप दे रहे हो। हाँ तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, अगर ऐसा होता तो इंडिपेंडेंट होता, सो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को, यस सर। बोलिए। सर पेज नंबर 543 पे एनसीईआरटी के। जी 543, हाँ।
542 नेक्स्ट 543। हाँ बताइए। सर इसमें सेकंड पॉइंट है वो समझ नहीं आया। ये वाला रिमार्क्स में अच्छा रिमार्क्स, चलिए देखते हैं। तो ये कह रहा है कि हाँ देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का दूसरा नाम है डिसजॉइंट। तो कई बार बच्चे ये समझते हैं ना कि जो डिसजॉइंट है वो इंडिपेंडेंट है, हालांकि पिछले क्वेश्चन में आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो भी मैंने सॉल्व किया है उसमें भी इस चीज को रिलेट किया जा सकता है। यहाँ आप चेक करेंगे तो E इंटरसेक्शन F क्या है, फाई है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि E एंड F आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का ही दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और जबकि इंडिपेंडेंस अलग है, यहाँ देखो ये डिसजॉइंट है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है ना। यहाँ डिसजॉइंट है इंडिपेंडेंट नहीं है इस केस में। तो डिसजॉइंट का कुछ भी कॉमन नहीं है। इंडिपेंडेंट का अलग चीज है कि उसका अकरेंस विल नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ दिस, बट वो है ना इफेक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये कहना चाह रहा पहला पॉइंट यही था कि समटाइम देयर इज अ कंफ्यूजन, है ना, ये बोल रहा है। So sometimes there is a confusion between independent event and mutually exclusive event, ठीक है। तो मतलब डेफिनेशन क्लियर रखना आपको, ये कहना चाह रहा है कि इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन A बराबर P इंटू पी एफ। और जो डिसजॉइंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब है E F में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डिसजॉइंट में प्रोबेबिलिटी का कुछ लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंस में प्रोबेबिलिटी का लेना देना है, ये कहना चाह रहा है। देखो तो The term independence is defined in terms of probability of event। आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, probability of E into probability of F, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और whereas mutually exclusive is defined in terms of event, तो mutually exclusive का ये डेफिनेशन है कि E इंटरसेक्शन F होना चाहिए। तो यहाँ probability का कोई वो नहीं है, probability का इसमें कोई इंक्लूजन मतलब कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है probability का। E इंटरसेक्शन F दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कहना चाह रहा है। सो whereas mutually exclusive is defined in terms of events, है ना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट्स का मतलब कहना चाह रहा है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और moreover mutually exclusive event never have outcome common, है ना। सो mutually exclusive events never have an outcome common, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि देख लो डेफिनेशन से ही कि कुछ भी कॉमन नहीं है, बट इंडिपेंडेंट इवेंट में हैव कॉमन आउटकम। ऐसा हो सकता है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो, उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होगा लेकिन एलिमेंट्स कॉमन हो। चलो मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको। सो जैसे सर जी सर इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनकी हम केवल प्रोबेबिलिटी देखकर ही बता सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। उनको हम ऐसे मतलब इंडिविजुअली देख करके नहीं बता सकते। यस जैसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देख के बता देते हैं कि कुछ कॉमन होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक्सक्लूसिव आप ये देखो दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। इंडिपेंडेंट में क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन हो, स्टिल वो इंडिपेंडेंट है। यस सर। हाँ, इसमें एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे देखो। सो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अच्छा, इसमें तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिपेंडेंट। और जैसे ना इसका सैंपल स्पेस तुम्हारा हो गया जैसे HH है ना, HT TH TT। और जैसे क्या होता है कि E इवेंट है गेटिंग वन हेड, है ना, और F इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। ठीक है, तो चेक करो इंडिपेंडेंट है तो E में क्या क्या आएगा। तो E में लिखा एक हेड आना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा HTTH, है ना, और F। मतलब ऐसे तुम भी कुछ एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट 2 टेल, तो एटलीस्ट 2 टेल फिर तो वो हो गया TT आ गया इसमें। तो मैं ऐसा करता हूँ एटलीस्ट 2
या एटलीस्ट 110 ले लो, चलो ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, TH HT TT, ये ना। अगर तुम्हें चेक करना हो, नहीं तुम इसमें ऐसा करो, एक एलिमेंट सेलेक्ट करो बस। मतलब ऐसे तुम बना लोगे, मैं बनाना चाह रहा हूँ क्या, क्यों जनरली ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऐसा हो, मान लो हाफ आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी तुम्हारा हाफ आ गया, मतलब हाफ मतलब क्या, 2/4, दो एलिमेंट कॉमन आ जाए, F में दो एलिमेंट कॉमन हो, चार ना आउटकम में, और E इंटरसेक्शन F ऐसा हो जिसमें एक ही एलिमेंट कॉमन हो, है ना। इस तरीके से तुम बना सकते हो। तो जैसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इंटरप्रिटेशन के बजाय हम दो सेट बना कर दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो बिना इंटरप्रिटेशन के, जैसे ऐसा हम बना सकते हैं ना एग्जांपल्स। जैसे मान लो ऐसा होता है, सपोज HT है और TT है, यहाँ मान लो HT है और HH है सपोज, ठीक है। ऐसा कुछ मैं वर्ड लिख देता है, इसमें ये दोनों आ जाता, कुछ ऐसा लैंग्वेज लिखता मैं। सो अभी अगर ये है तो बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है, चेक करो। यस तो सिंपली जो मैं लिखना चाह रहा था, तो इसकी 2/4 प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी 2/4 प्रोबेबिलिटी है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है HT, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है। और आप यहाँ से चेक कर पा रहे होंगे कि E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF हो रहा है ना। तो क्योंकि 1/2 है, और यहाँ E इंटरसेक्शन F अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन F क्या है, HT है। तो इसमें कुछ कॉमन भी है, ये डिसजॉइंट नहीं है ना, नॉट डिसजॉइंट बट इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कहना चाह रहा था कि डिसजॉइंट में क्या होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, बट इंडिपेंडेंट में हो सकता है कि कॉमन भी हो, जैसे ये एग्जांपल कॉमन है फिर भी इंडिपेंडेंट है। आपका जो लॉजिक था स्टार्टिंग में, पहला एग्जांपल स्टार्ट हुआ था, वो इससे भी जस्टिफाई किया जा सकता है। आप कह रहे थे ना 2 हटा देंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये दोनों में ST कॉमन है, यहाँ से ST हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो आप कह रहे हो इफेक्ट पड़ेगा दोनों में। वो एक्चुअली लगता है वो एक लॉजिक रिलेटेड नहीं है डेफिनेशन से। सो वहां भी ऐसे ही है। सो वहां भी कॉमन एलिमेंट था आपके पास, तो सैंपल इसमें सारे एलिमेंट है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। मेनली है कि हमें देखना है कि क्या ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ भी कॉमन एलिमेंट है, स्टिल दे आर इंडिपेंडेंट, बट डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं क्यों, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है। तो कहने का मतलब ये रिमार्क बताना चाह रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं समझना है कि डिसजॉइंट ही इंडिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट डिसजॉइंट होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो कहना ये चाह रहा है। ये कहना चाह रहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कुछ कॉमन नहीं होता, बट इंडिपेंडेंट में हो सकता है कुछ कॉमन हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बनाए, EF में ऐसा आउटकम लिया कि लाइक कॉमन एलिमेंट आ जाए, फिर भी वो इंडिपेंडेंट हो सकता है ना। तो इस तरह जैसे स्टार्टिंग में था सैंपल स्पेस 1 से 5 तक था, और उसमें E में लिया 2 3 4 जैसे, तो वहां भी कॉमन है, स्टिल दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, मैं कौन, क्लियरली इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डू नॉट हैव सेम मीनिंग। बस यही बताने के इनका मतलब है कि दोनों अलग अलग है, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, ठीक है। और बताइए आगे कुछ। जैसे रिवीजन के लिए था। और नीचे में क्वेश्चन जी और नीचे में कुछ लिखा है। आगे भी है, थर्ड पॉइंट। अच्छा यहाँ भी है, ओके ओके। अच्छा इसको समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, टू इंडिपेंडेंट इवेंट हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा ये कहना चाह रहा है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है। तो ये तो ऑब्वियस है, देखो मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख के दिखाता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि दो इवेंट है, मान लो E, इसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, F की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, और EF इंडिपेंडेंट है, ठीक।
तो यहां से बताओ मुझे E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सो ये भी नॉन जीरो होगा। हाँ, सो EF की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, इंडिपेंडेंट नॉन जीरो होगा, ये कहना चाह रहा है। देखो आगे क्या कह रहा है, इसी को मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ, जो ये वर्ड में लिख रहा है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसका नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है और कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो कभी अब डिसजॉइंट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर डिसजॉइंट हुआ, सोचो अगर E इंटरसेक्शन F फाई है तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। बट यहां क्या कह रहा है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि E एंड F आर नॉट डिसजॉइंट। सो ये लॉजिक ये बताना चाह रहा है कि अगर दो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज इवेंट की है और वो इंडिपेंडेंट तो कभी डिसजॉइंट नहीं होगा, ये कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही। ठीक है ना, मैथमेटिकली लिखा मैंने। तो ठीक है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है तो वो कभी भी डिसजॉइंट नहीं हो सकता। ओके, कन्वर्सली इसका उल्टा, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मतलब दो डिसजॉइंट है, हैविंग नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब इसको जरा मैथमेटिकली लिखते हैं। तो कहना चाह रहा है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। सो अब ये कहना चाह रहा है कि कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। अब तुम बात करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, नॉन जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है, नॉन जीरो है। ये कहना शुरू में यही चाह रहा था, इसका ही घटा देते हैं अभी। तो शुरू में कह रहा है कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या इसके इक्वल आएगी P इंटू पी एफ के? क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो ये जीरो हो गया। तो यहां कहना ये चाह रहा है कि अगर डिसजॉइंट है वो सेट लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तो उस केस में ये दोनों कभी इक्वल नहीं होगा और इस केस में E एंड F कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हालांकि ये जो पॉइंट तुमने पूछा ये जैम 2022 में इस पे क्वेश्चन है, 22 में, यस। तो मतलब इसी पॉइंट पर उन्होंने एक ऑप्शंस बना रखे, लाइक तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा इस लॉजिक से, इस तरह से। तो वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस तरह से ही है कि तुम अगर देखोगे कि पी ए 0 से 1 के बीच है, पी भी 0 से 1 के बीच है। सो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो इसे क्वेश्चन बनाते हैं लोग, है ना। देखो 22 में ये क्वेश्चन है उस तरह से और स्टार्टिंग के ही आई थिंक 4th 5th नंबर क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ। सो ऐसे है ना, ये थोड़े से कुछ टाइम लेता है। ये लो, सो बी पॉइंट देखो। सो ये क्या है, समवेट रिलेटेड है ये कि ए बी क्या है 0 से 1 के बीच, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती है, बी की भी 0 नहीं हो सकती है, जबकि ए यूनियन बी यहाँ 1 है। तो मतलब कहीं ना कहीं उस तरह का कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज होगा यहाँ पे बी पॉइंट को प्रूव करने में। अभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ तुम्हें ये तो प्रूफ के थ्रू जाना पड़ेगा, ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेके तुम डिस्कार्ड कर सकते हो। और तुम्हें चेक करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है ना। सर जी सर, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो कुछ ना कुछ तो उनमें कॉमन आएगा, और अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो किसी एक की फिर प्रोबेबिलिटी जीरो रही होगी। यस यस, हाँ तभी वो जाके जीरो हो रहा है अगर वो
उस तरह से डिसजॉइंट है तो। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अगर अगर मैं सेकंड पॉइंट प्रूव कर, बाकी नहीं, बाकी बाद में करेंगे। अगर मैं इसमें सेकंड पॉइंट तुम अगर लॉजिकली करना चाहो, जैसे मैं प्रूफ कर जैसे लिख रहा था उस तरह से लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। तो इसमें क्या है कि ए बी कोई दो इवेंट है इस तरीके से कि ए की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच है, बी 0 से 1, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी 0 भी नहीं हो सकती है, 1 भी नहीं हो सकती है, बी की प्रोबेबिलिटी 0 भी नहीं हो सकती है, 1 भी नहीं, मतलब 0 1 के एग्जैक्टली बीच में ही है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। अब विच इज नॉट ट्रू, मैं बी पॉइंट चेक करता हूं, मुझे क्या चेक करना है, ट्रू या फॉल्स। अभी तत्काल तो मुझे ये डिसाइड करना है ट्रू या फॉल्स। तो इसने दे दिया मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 है। अच्छा, तो मैं काम करता हूं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 है ना। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 0। मैंने बस एक तरफ बुला लिया उसको। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज 0। नॉट ए। हाँ, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 0। ओके, अब सोचो, अब यहां तुम्हें लॉजिक लगाना है। ये कह रहा है कि ए और बी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, हम सोचते हैं। तो अगर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी अज्यूम कर लूं कि मान लो इंडिपेंडेंट है ए बी, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है या मुझे चेक करना है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मैं शुरू में अज्यूम कर लेता हूं कि इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा देखते हैं। तो अगर ए बी इंडिपेंडेंट है, मान लिया मैंने, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मैंने मान लिया इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हाँ, इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये हुआ या तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी 0 है या बी डैश की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। और इसका ये मतलब हो गया कि या तो प्रोबेबिलिटी ए 1 है या प्रोबेबिलिटी बी 1 है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ध्यान दो। नॉट इक्वल टू। सो ये आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या आ गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ गया, क्योंकि मुझे गिवन है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बता रखा है क्वेश्चन में कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जो तुमने अज्यूम करके चला है वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इसी लॉजिक से वो भी जो पीछे मैं लिख रहा था अभी, ये भी वैसे प्रूव किया जा सकता है। हालांकि वो एज ए एग्जांपल स्टेटमेंट लिख रहा है, उसको क्वेश्चन ही बनाया जा सकता है। जैसे उसने लिखा है तो सेम ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं उसने लिखा है कि लाइक, अच्छा मुझे एनसीईआरटी फिर खोलना पड़ेगा, तो वैसे बना सकते हैं कि दो सेट है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट है, तो वो कभी डिसजॉइंट नहीं होगा। या दो डिसजॉइंट सेट है, दोनों के नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इस तरह के ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो वैसे यहाँ भी है ना, उस तरीके से उन्होंने कुछ फ्रेम कर दिया उस तरह से, तो ऐसा है। बाकी तीन तो सेम ही है, ये ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, मतलब ये सबका ये पार्ट कॉमन है ना, ये पार्ट कॉमन है। तुम इसको थोड़ा खोलोगे फटाक से याद आ जाएगा। इसको जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना तुमने, तो देख लो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देख लो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये जो गिवन है इसको लिख रहा हूँ मैं, इफ वाले को लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने इफ से स्टार्ट किया, जो इफ था वही से स्टार्ट किया था ना, तो इफ से स्टार्ट किया था। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या ये नहीं आ जाता है, चेक करो। यस सर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ट्रू है, मुझे नॉट ट्रू चुनना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी, स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर से देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ भी इजी है। देखो इसमें एक लाइन था बस, फर्स्ट स्टेटमेंट में एक ही लाइन था। क्या था कि मैंने इसको खोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए को इधर बुलाया, बी को उधर भेज दिया, इसको यहाँ बुलाया, उसको उधर भेज दिया, तो ये आ गया। और यहाँ तो मैंने इसका प्रूफ यहाँ लिख दिया है कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं 1 को उधर बुला लिया, फिर मुझे दिखाना था इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, उसमें ये होता है कि जो तुम्हें चेक करना है उसका अपोजिट चेक मान लो तुम, तो उसका अपोजिट मैंने माना इंडिपेंडेंट है, तो देखा उससे क्या होगा। अगर मैं इंडिपेंडेंट मानता हूं तो क्या हो रहा है, तो उससे जो आ रहा है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरू में बता रखा है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया जो गिवन फैक्ट है उसके अगेंस्ट। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया वो गलत था। तो हमने क्या अज्यूम किया था, ए बी इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता कभी, ये हो गया। तो इससे बी प्रूव हो गया।
सी वाले में क्या है कि लाइक ए गिवन बी इज ए। अब देखो तुम्हें प्रोड्यूस करना है ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तुम्हें बी प्रोड्यूस करना था, तो मुझे आइडिया है कि ओके बी तो इसके नीचे है तो मुझे उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो बी यहाँ था ना, मुझे इधर चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा राइट में पी ए है, यहाँ तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो ए से ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाते हो तुम लोग? वन माइनस सेम करो, यहाँ पे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, देख लो। तो इसमें क्या करो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो जो गिवन है, तो माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो ए गिवन बी, और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस पी ए। और तुम्हें पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो जो गिवन था वहीं से स्टार्ट किया मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों तरफ वन ऐड कर दो, तो ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिखाया था लास्ट क्लास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी। यस तुम चेक करो लास्ट क्लास में फॉर्मूला, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि दिस लेस देन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ये नहीं आ गया एक लाइन में? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो मैंने इसको भी ट्रू दिखा दिया, इसको भी ट्रू दिखा दिया, इसको भी ट्रू दिखा दिया। मुझे चुनना था कौन सा नॉट ट्रू है, तो डी स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू है। अब वो लॉजिकली यहां से तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जब वन माइनस करते हो तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ इन्होंने बी पे भी इफेक्ट कर रखा है, तो इसलिए ऐसा प्रूव नहीं कर पाओगे। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, डी इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या जैम लेवल कॉन्सेप्ट चाहिए, 12th लेवल कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, मैं सिर्फ 12th यूज किया बस। हाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, कॉन्सेप्ट 12th लेवल का ही है, इसमें डिफिकल्टी लेवल इन्होंने बढ़ा दी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बता दूं इंडिपेंडेंट पे हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया, तुम हर साल का पेपर देखो, इंडिपेंडेंट पे हर साल एक क्वेश्चन आया ऑलमोस्ट, शायद 1-2 साल को जो छूट गया होगा, और हर साल एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट पे आया ही है, इंडिपेंडेंट इवेंट पे। ओके ओके, सो ये भी कह रहा है ठीक है। तो आगे और कुछ पूछना है इसमें? नंबर बता दीजिए। हाँ 1 by 1 क्वेश्चन क्या बताइए पहले। हाँ सब क्वेश्चन भेजे टूटे और डिटेक्ट करे। ओके ओके, हाँ दूसरा को पूछ रहे थे, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। 13.2 का 12 सर। 13.2 का 12 ओके। सर्च का ऑप्शन यहाँ भी है। कहाँ पहुँचा दिया, 13.2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहुँचा दिया सीधा। ओके ये 12 नंबर, अच्छा। A die is tossed thrice, एक डाई को आपने 3 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, तो ठीक है ना, तो आपने 3 बार फेंका एट लीस्ट वंस, तो कॉम्प्लीमेंट लेके कर दो। ये जो एट लीस्ट वंस है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये इवेंट ए है मान लो, तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस, और ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा जी? हाँ
गेटिंग ऑड नंबर एट नन ऑफ द टाइम्स या 0 टाइम्स। एटलीस्ट वंस का मतलब या तो एक बार या 2 बार या 3 बार। आपने 3 बार थ्रो किया है तो या तो एक बार में मतलब 3 बार में से एक बार कहीं ऑड दिख जाए या 2 बार ऑड दिख जाए या तीनों बार ऑड दिख जाए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक ही चांस बचा कि ऑड नो टाइम्स 0 टाइम्स। तो मतलब ऑल द 3 टाइम्स इवन नंबर, ये मतलब हुआ ना कि 0 टाइम्स ऑड मतलब तीनों बार इवन आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि नो ऑड, कोई ऑड नहीं आ रहा, मतलब तीनों बार इवन आ रहा है। अब बताओ पहली टॉस किया आपने डाई को, एक टॉस पे इवन आने के क्या चांस है? मतलब अब डाई को फेंका ना तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। हाँ 3/6 1/2, क्योंकि 3 इवन है आउट ऑफ 6। सो सेकेंड टॉस पे 3/6, थर्ड टॉस पे 3/6, ये हो गया। सो 3 टॉस में से हर टॉस पे इवन आ रहा है, नो ऑड, तो ये हो गया। सो 1 माइनस 1/2 का क्यूब, देख लो जो आ गया 7/8। एक तरीका ये है, ये कॉम्प्लीमेंट लेके किया है। बिना कॉम्प्लीमेंट लेके करो तो मुश्किल ये होगा कि तुम्हें इस तरह से करना पड़ेगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो A1 का मतलब है कि फर्स्ट टॉस पे ऑड आया, A2 का मतलब है सेकेंड टॉस पे ऑड आया, A3 का मतलब है थर्ड टॉस पे ऑड आया। डिफाइन कर लिया तुमने इवेंट। अब फिर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है तुम्हें, वो लंबा सा फॉर्मूला PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 माइनस इंटरसेक्शन, इस तरह से करो, फिर टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ मैंने क्वेश्चन देख दिया तो हाँ ठीक है, वो देखा मैंने, देखता हूँ। तो ये है, इसमें बोला है कि इफ A एंड B आर 2 इवेंट सच दैट, चलिए ट्राई करते हैं, देखिए। जस्ट टेक ट्रू और फॉल्स। अच्छा ट्रू फॉल्स है, ओके ओके। तो ये 102 आपके जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। सो ए बी दो इवेंट है इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ए जो है मोर देन 0 है और प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी जो है वो मोर देन 1 है। अच्छा, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ए गिवन बी जो होगा वो मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट होगा क्या? तो ट्रू फॉल्स अगर है तो देखो, एक तो सिंपल सा एग्जांपल होता है कई बार कि जैसे कोई स्टेटमेंट है तो पहले एक हम ऐसा एग्जांपल बना ले जो उसको गलत दिखा दे, तो काफी होता है। डिस्कार्ड मेथड बोलते हैं ना, कि जैसे कोई ऑप्शन है आपको एक एग्जांपल काफी है किसी स्टेटमेंट को गलत कहने के लिए। तो शुरू में एक्सपेरिमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये आपको गिवन है इफ और ये देन, ये आपको चेक करना है। तो तुम कोई एक ऐसा एग्जांपल बनाओ जो इसको सेटिस्फाई करे, फिर तुम इसको चेक कर लो। हाँ सर P of B given A है। अच्छा, एक मिनट, ध्यान नहीं दिया। हाँ यस यस ओके। सो यहाँ पे B गिवन A है, ओके हाँ, मीनिंग बदल जाएगी ना फिर। तो चलो ठीक है, ओके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई या तो कर लेते हैं या कैसे प्रूफ करें। यहाँ से अगर मुझे चाहिए सेकंड स्टेटमेंट से आ जाएगा, इससे जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी सेकंड वाली। यहाँ अगर हम लिखेंगे, सो मैं क्या करूँ, अगर कॉम्प्लीमेंट लाना है तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख सकता हूँ 1 माइनस A। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। हाँ ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज मोर देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो यहाँ से आ गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, तुम डिवाइड कर दो B से, लेकिन A कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हें A कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए ना? सर A ही चाहिए, B कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा मैंने गलत लिख दिया नहीं, अरे यार क्या है, एक बार और चेक करो, मैं सही लिखा ना? एक तो यहाँ गलत किया था, यहाँ गलत ना, ठीक है। अब अच्छा, तो A ही चाहिए, तो यहाँ से देख लो। अब तो यहाँ से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दिस इज लेस देन 1। ठीक, यहाँ तो ठीक है। सो यहाँ से तुम अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, अगर बुला लो
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो कंडीशन ऐसी दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो दिस इज मोर देन 0 आ गया, क्या आ गया, इसको तो बुला लिया ना, बट ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू उससे ज्यादा होगी, इनइक्वालिटीज की बात कर रहा है। चलो देखो प्रूफ ट्राई करते हैं। देखो एग्जांपल वाला तरीका भी है, तो ये तो ठीक है, ये तो ये हो गया कि तुम्हारा ये पॉजिटिव है, ये कहना चाह रहा है कि दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। इसको देखते हैं, देखो सो बी गिवन ए, सो इसको कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ओके, आप ये चेक करना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या ये मोर देन है यहाँ जाने के लिए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये कह रहे हो आप? हाँ तो ऐसा लिख पाएंगे तो वही चेक कर लेते हैं, वो चेक ही तो करना है। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सो ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1। अच्छा और हमें देखना है, तो हो तो गया, सो यहां से इसको इधर बुला दो, यहां से क्या आया, ये राइट साइड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है तुम्हारे पास वो मोर देन इक्वल टू ये आ गया। सो अगर तुम उसको उस साइड ले आओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू, हाँ ए यूनिट भी कर लेंगे तो हो जाएगा। सो ऐसा कर सकते हैं, देखो एक मिनट, इजी है, हो गया देखो। तो इसका प्रूफ यहाँ से अगर लिखूं मैं, तो सिंपल हमारा क्वेश्चन ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोर देन 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है मोर देन 1 है, फाइन। अब यहाँ पे ये है कि देखो तुम्हारे पास क्या प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो देख के लिख लेता हूँ क्या था, बी गिवन ए है ना, सो चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दिस इज मोर देन 1 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए, ठीक है। तो मैं सिंपली स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, देखो सो व्हाट यू नो इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है, ओके। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1, और यहां मुझे जरूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन की लेफ्ट साइड में, तो मैं इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उधर भेज देते हैं, सो मोर देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है, सो हाँ एक मिनट उसको बोलेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1, यहाँ तक ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक हो गया जो लाना था, तो अब हो गया, यहां से तुम्हें दिख रहा होगा बस, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ तुम इक्वलिटी हटा सकते हो क्योंकि यहाँ इस तरह कंडीशन दिया है, इसीलिए कंडीशन दिया है कि इट कैन नॉट बी 0, तो यूनियन हमेशा जो होगा उस तरह होगा, इक्वलिटी यू कैन रिमूव, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए, और हो गया यहाँ से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गया बी गिवन ए, मैंने इक्वलिटी लेके चला, इक्वलिटी हटा सकते हो, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस, इस तरह आ जाएगा, ठीक। ऐसे प्रूफ तो नहीं है ना, कुछ एग्जांपल्स तुम लेके पहले ट्राई कर सकते हो, तो उसे इंट्यूशन आ जाता है ट्रू है या फॉल्स है, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया इस तरह से, ये रेस्ट्रिक्शन इसीलिए है, हाँ
सर आपने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल्स टू 1 कैसे लिखा है? वो मुझे पता है ना, मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो ऐसा, लाइक ये तो श्योर है ना कि ए यूनियन बी मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होगी नहीं, है ना। और ये जो कंडीशन है ये इससे तुम प्रूव कर सकते हो, तो मतलब इसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। आप शायद ये पूछे चलो आपको आइडिया कैसे आया कि ऐसा होगा। सर वो लेस देन इक्वल्स टू होगा। हाँ इक्वल टू इज फाइन, बट इस कंडीशन तुम प्रूव कर सकते हो। यहाँ इक्वल टू है कि नहीं है क्वेश्चन में? है सर, अरे मैं इक्वल टू हटा दिया, लास्ट बार लिखा था। अरे यार है बहुत सिली मिस्टेक करता हूँ। नहीं तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा दो, ठीक है। नहीं तो मैं फिर प्रूफ करता उसको उस तरह से, नहीं होता यहाँ पे फिर उसको प्रूफ करता कि वैसा नहीं होगा। एनीवे ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जब क्वेश्चन पूरा करेक्ट लिखा ना, सो मोर देन इक्वल टू है ना, ठीक है फिर तो। अब ये क्या है देखो, एक्चुअली जब मैं इसको कैलकुलेशन अभी कर रहा था तो मुझे वहां आइडिया आया। देखो सो मुझे कैसे पता चला ये करना है, तो जब मुझे कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई, जैसे वो बोला ना कि वो चेक करना था, इसको जब एलसीएम लेते हैं तो पी ए माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट आया था, तो उसको हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया। एक्चुअली इसके न्यूमरेटर में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसका न्यूमरेटर में क्या आता एलसीएम लेने के बाद, तो वहां से वो आइडिया आया एक्चुअली। मतलब है ना, क्वेश्चन ये कि वहां स्टार्ट हमने कैसे किया वहां से। सो यहाँ से था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए था ना, और ये था तुम्हारे पास, अच्छा यहाँ इक्वल लिखा तो वहां नहीं लिखा था मैंने इसलिए। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मुझे कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर सेम ही है तो इसको रिलेट करना था। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे यहाँ पे देखो, तो मैं इसको चेक करना था ऐसा हो रहा है क्या, तो यहाँ से मैं रिलेट कर रहा था तो यहाँ पे क्या आ गया पी ए प्लस पी बी, और इधर है ए इंटरसेक्शन बी, और मुझे पता है कि, और देखो ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो जब ये होता है ना तो मुझे यहाँ तक पहुँचना था क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना था। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट किए थे फिर यहाँ पे आ गए, फिर अगले स्टेप प्रूफ में क्या किया, मैं यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ तक पहुँच गया फिर ये आ गया। समझ आया कि ये क्यों लिया मैंने ये, क्योंकि ये हमारी जरूरत है ना, क्योंकि ये प्रूफ की जरूरत है। क्यों जरूरत है प्रूफ की, क्योंकि हमें ये दिखाना है। सो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे हम, तो हम पहले वो सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत है, तो वो हमने सॉल्व करना शुरू किया, फिर पता चला ये रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ तक पहुंच गए, तो हमने यहीं से स्टार्ट किया। ओके सिंस वी नो दिस, सो ये और ये इक्विवेलेंट हो गया एक्चुअली। तो सर ए यूनियन बी लेस देन व्हेन बोथ इनइक्वालिटी से भी बोल सकते हैं। हाँ ऐसे भी इन जनरल अभी दिखाऊंगा आगे मैं, यस आगे एक फॉर्मूला आएगा तो आप ये जानोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। ठीक है ना, ये आगे आइडेंटिटी आएगा, ऐसा होता है। इनफैक्ट यूनियन ऑफ ए आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये लेस देन इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये होता है। तो यही तो यूज किया मैंने, और ये मुझे दे रखा था, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना अभी तो हमारे पास, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन 1, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली कर ले रहा था बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा था ये वाली चीज, तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन में तो पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन 1 दे रखा है। कितने मान लेसन है? ग्रेटर देन। हाँ कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। सो ग्रेटर देन 1 इसीलिए दे रखा है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये 1 से ज्यादा कोई क्वांटिटी है, लेकिन ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 से कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये पता है ना कि ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू ये होता है, लेकिन ये लेस देन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ना। अब फिर से क्या है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका, अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक और क्वेश्चन बन गया था यहाँ कई बार एग्जाम में, ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1, ये एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मोर देन 1 दिया मतलब इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये तो अच्छा मैं शुरू में लिखा दिया लेसन 1, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्वेश्चन के उस कंडीशन को हमने डायरेक्टली यूज भी नहीं किया है। इसको डायरेक्टली यूज किया क्या हमने, नहीं किया ना भाई,
देख लो, यूज ही नहीं किया। और इसको एग्जांपल से कैसे करें? हाँ, वो शायद मोर देन वन इसलिए दिया होगा कि ये मोर देन 0 हो जाए, इसीलिए दिया हो, ठीक है ना। ये कंडीशन दिया इसलिए भी है कि ऐसा हो जाए। एनीवे वो कई बार रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जब बीच में कुछ कंडीशन वायलेट हो रही होती है, तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ ये मोर देन 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में ये आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोर देन 0 होना पड़ेगा। ये कंडीशन क्यों है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। फिर वही आगे जाके कुछ इस तरह बीच में कुछ कंडीशंस होंगे जिसकी वजह से वो दिया है। हमने उसको यूज़ किया नहीं डायरेक्टली, इसको यूज़ नहीं किया हमने। तो अभी जो यूज़ किया फाइनली ये यही वाला यूज़ किया हमने, तो हमें पता है कि ये है। अब ये एग्जाम में भी इस तरह के ऑप्शंस आ चुके हैं कि लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 कॉमा दिस, ट्रू और फॉल्स चुनना है। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाया मैंने 22 का, तो उस तरीके से एक एग्जाम में ये भी आया हुआ है, तो तुम्हें चूज करना है ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। तो इस तरह से यहाँ तो देख ही रहो, तो इसको मैंने मिला के वो लिख दिया। मिनिमम लिख देगा तो भी ठीक है। अच्छा उस तरह से, अच्छा एक मिनट, तो इस तरह से तो एग्जाम में ऑप्शंस बनाए होते हैं, है ना, इस तरह से बना देगा मिनिमम ऑफ 1 कॉमा पी ए प्लस पी बी, इस तरह से एग्जाम में ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में ऑप्शंस बने रहते हैं, तुम्हें दिखना पड़ेगा। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ कुछ पूछना और। सर ये कंडीशन का एग्जांपल आपने बोला ना, एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हाँ मतलब तुम एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो वैसा जो सेटिस्फाई कर रहा हो इस कंडीशन को। जैसे ये जो क्वेश्चन था तो उस तरह से एग्जाम्पल तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हालांकि स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो कई बार क्या होता है कि जैसे इन्होंने दिया कि पी ए मोर देन 0 है, पी ए प्लस पी बी मोर देन 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक, मोर देन इक्वल टू 1 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए, यही था ना। तो जैसे मुझे इसको चेक करना था, तो ये जैसे हमारे पास है, तो तुम कुछ एग्जांपल बना के एक बार चेक कर सकते हो कि ऐसा नहीं कुछ वो हो जाएगा। तो एग्जांपल कोई बना लो, जैसे मान लो डाइस वाला केस ले लो कि एक कोई इवेंट ले लो 1 2 3 4 मान लो, और स्ट्रिक्टली मोर देन 1 है ना। सो तुम बी ले लो ऐसा कुछ 5 6। अब देखो ये होल्ड कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैं डाइस का ले रहा हूँ एग्जांपल, सैंपल स्पेस मेरा एक डाइस वाला है 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली यहाँ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास है 4/6। यस सर, ग्रेटर देन 1। हाँ 4/6, तो ए मोर देन 0 है, यस, एंड पी ए प्लस पी बी मोर देन 1 आ रहा है, यस। तो इस तरह से हो गया। अब तुम ये चेक करो एक बार, ये फाइंड करके देखो क्या आता है, फिर ये फाइंड करके देखो क्या आता है। तो अगर मान लो ये फॉल्स आ गया सपोज कभी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक एग्जांपल ऐसा बनाया तुमने और जिसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गया तो गलत हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सही आ गया तो कुछ नहीं कह सकते, फिर तुम्हें प्रूफ चेक करना पड़ेगा। तो काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं ना इसको हम लोग। काउंटर एग्जाम्पल ये है कि किसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई एग्जाम्पल मिल जाए तुम्हें, तो वो काफ़ी है गलत कहने के लिए स्टेटमेंट को, वो चीज़ है। मैं ये कहता हूँ ट्राई कर सकते हो शुरू में, अगर तुम्हें चेक करना है ट्रू है फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर इक्वल आ रहा सर। अच्छा यहाँ इक्वल ही आ गया, ओके। तो इस तरीके से, तो इंटरसेक्शन में मैंने कहा 2 एलिमेंट कॉमन लिए थे, तो है ना 2/6 हो गया, और ए तुम्हारा है 4/6 यहाँ पे। फिर इस तरह से 1 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट देख लो, कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं 2/6 और ए में है 4/6, इस तरह से है ना। 1/2 है। तो यहाँ तो तुम्हारे पास ये 1/2 आ गया, यहाँ तो इक्वल ही आ गया ना, लेकिन इक्वलिटी लगी हुई है इसीलिए जो मैं हटा ना, मैं हटा दिया था बीच में, तो इक्वलिटी लगी हुई है तो इक्वल भी हो सकता है। अगर गलत आ तो ट्रू आ गया ना, तो ट्रू हो गया एक्चुअली। तो इस तरह से अगर गलत आ जाए किसी स्टेटमेंट के, फॉल्स आ जाए, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके, सो आई थिंक और डाउट्स कुछ पूछना है सर जी। सर ये जो 12th वाला क्वेश्चन था हम्म, अभी जो हमने किया सर, उसको पीएमसी से कर सकते हैं? हाँ ट्राई कर सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स निकाल लें फिर अपॉन टोटल। हाँ ट्राई कर सकते हैं, देखिए ठीक है, तो उसे भी कर सकते हैं। तो अभी जो हमने किया है वो बिना फेवरेबल आउटकम लिखे वैसे ही काउंटिंग से कर दिया, ओके।
मतलब कॉम्प्लीमेंट लेके किया ना। यस सर। हाँ वैसे भी कर, जो आप समझ रहे हो कहना करना चाह रहे हो तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग। और लाइक ये है कि हमारे पास एक जो ओमेगा है वो कुछ इस तरह से है 1 1 1 1 1 2, इस तरीके से एंड में है 6 6 6, क्योंकि 3 बार टॉस किया ना आपने। तो टोटल जो सैंपल, कैसे लिख देता हूँ मैं, तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 216। अब जैसे इवेंट ई था जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछा जा रहा है तुम्हें उसमें कि ऑड एटलीस्ट वंस, ये चीज है। तो मैंने तो ऐसे किया ई कॉम्प्लीमेंट लेके कि इवन ऑल 3 टाइम्स, ठीक, ये मैंने इससे किया कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। और ऑड एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस का उल्टा होता है नो टाइम, है ना, एक बार भी नहीं, 0 टाइम। एटलीस्ट वंस का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 टाइम्स, तो 0 टाइम्स ई ऑड मतलब ऑल द 3 टाइम्स इवन। तो तुम इसको अगर चाहो तो ऐसे कर सकते, 3 बार टॉस किया तो यहाँ इवन होने की कितने पॉसिबिलिटी है, 3 3 3, हालांकि किया मैंने यही है, ठीक है 27। और टोटल सैंपल स्पेस में कितने 216। तो ये जो ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आई, ये आई 27 अपॉन 216, यही तो किया है। फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो 1 माइनस इसको कैंसिल कर लो, है ना, 20 कैसे भी कहा, तो 1/8 हो गया ये। सो ऐसे कर लिया मैंने। अब सीधा सीधा काउंट करना थोड़ा मुश्किल काम है, मैंने अभी भी काउंट मैंने कॉम्प्लीमेंट को ही किया है कि 27 आउटकम्स है इस इवेंट में। यस सर, वो ऑड वाले सर काउंट नहीं हो रहे थे। हाँ अगर ऑड वाले काउंट करेंगे तो यहाँ थोड़ा मुश्किल ये है कि मैंने कहा एटलीस्ट वंस है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक बार ऑड आया तो या तो एक बार यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर 2 बार ऑड आया तो कहीं 2 बार आएगा, ओके, फिर 3 बार आया, ओके। तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर सीधा सीधा काउंट करूँ मैं, ई से काउंट करना शुरू करें, ओके, तो एक बार ऑड आया तो मतलब यहाँ पे ऑड के कितने चांस हैं, 3 ऑड है, बाकी 2 पे इवन, तो ऑड इवन इवन, सो 3 3 3 होगा। सो कितने हो गए ये 27। और इसके कितने केस होंगे इस तरह के, 3 फैक्टोरियल क्यों, 3 केस होंगे जस्ट, 3C1, क्योंकि मैंने कहा है कि एक बार ऑड आएगा 2 बार इवन आएगा, एटलीस्ट वंस है ना, पहले मैं एक बार ऑड वाला काउंट कर रहा हूँ, तो एक बार ऑड 2 बार इवन, तो एक बार ऑड किसी एक 3 में से एक पोजीशन पे आएगी, तो 3C1 पॉसिबिलिटी होगी, तो 3C1 इज 3। तो ये 27 तो टोटल आउटकम आए जहां पे पहले प्लेस पे ऑड है, लेकिन हो सकता है ऑड दूसरे प्लेस पे हो या हो सकता है तीसरे प्लेस पे ऑड हो। तो इस तरह से एक बार ऑड आने वाले कितने आउटकम्स हैं 27 इंटू 3। अच्छा अब 2 बार ऑड आ रहा है तो ऑड ऑड इवन, सो 3 3 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये 27 तो हो गए इस तरह के ऑड ऑड इवन वाले, बट ऐसा हो सकता है इवन थर्ड पोजीशन में ना आके इवन कहाँ आया हो, सेकंड पे या फर्स्ट पे, तो कितने पॉसिबिलिटी है इस तरह के केसेस कितने हैं, फिर से 3C1 या 3 केसेस, 3C2, ऑड के हिसाब से 3C2, इवन के हिसाब से 3C1, दोनों होते इक्वली हैं, दोनों सेम। हाँ तो ये हो गए, तो ये 2 2 वाले हो गए। अब 3 3 वाले अगर काउंट करें मतलब तीनों ऑड ही है, ठीक, तो तीनों ऑड वाले कितने आउटकम्स होंगे 3 3 3, मतलब 3 इन द सेंस है ना 135 135 135 कोई एक आ सकता है। अब तो केसेस में है नहीं, तो ये तो होगा 27, ठीक, कितने हो गए टोटल काउंट करो, हैं लास्ट वाला केस क्या हो गया, लास्ट वाले केस में अरेंज नहीं होंगे। हाँ कैसे होंगे, जैसे ऑड 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 है, तीनों ऑड ही है, तो ऑड को आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा था, तो चेंज हो जाएगा ना फिर। लेकिन आउटकम्स तो सारे काउंट हो ही है ना। चलो एग्जांपल के तौर पे आपने 1 रखा 3 रखा 5 रखा, ठीक है, फिर यहाँ 3 5 1, तो अगर चेंज करेंगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा, यहाँ नया मिलता, क्यों मिलता, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ ऑड आ रहा है ऑड आ रहा है इवन आ रहा है,
तो अभी इवन आपके हमेशा थर्ड टॉस पे है ना। Yes. तो जो मैंने केसेस 3 लिए वो कौन से केस लिए हैं, तो एक केस तो ये वाला हो गया, दूसरा केस हो सकता है कि पहले आउटकम पहले, Second पे आए फिर even first पे, हाँ. हाँ इवन वाला सेकंड पे आ जाए, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस है इवन वाले फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, तो वो नया आउटकम जनरेट कर रहे हैं। यहां कोई नया आउटकम जनरेट नहीं करेगा, वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जो आप सोच रहे हो वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, हाँ सर. क्योंकि मैंने सारे ऑड के केसेस यहाँ ले लिए, सारे ऑड के केसेस यहाँ ले लिए, सारे ऑड के केसेस यहाँ लिए, तो यहाँ वाले जब यहाँ आएंगे वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो ये हो गया। अब इसको देख लीजिए कितना आया, 27 टाइम्स 7 आ गया आई थिंक, 189 मतलब टोटल सम कर लो इसको इसको इसको, 189 सर. अच्छा 189 फाइन। तो अब सीधा सीधा हम अगर लिख रहे हैं सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 189 फेवरेबल आउटकम है इसके, टोटल 216 में से कैंसिल करो इसको, 7/8 ठीक है। तो ऐसे सीधा सीधा भी हो गया। इसके 3 केस थे, 3 केस थे, इसके सिर्फ एक केस हुए, देयर इज नो मोर केसेस बिकॉज ऑल आर ऑड्स। तो पोजीशन शिफ्ट से कुछ नया आउटकम जनरेट नहीं होगा। ओके सो कई सारे तरीके हो गए, आप जैसे भी कर लो, है ना। चलिए हो गया, ठीक है। आपने पहले 2 एक्सरसाइज सब लोगों ने कर लिए होंगे, कोई बहुत हेल्प करेगा। अभी एक क्वेश्चन दिखाया मैंने, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा जैसे 12th लेवल के हैं। जैसे चलो 2023 वाले ढूंढते, 23 वाले ऐसे पेपर हमने ज़्यादा मैंने कभी कराए नहीं बच्चों को, तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि इसमें मैं सर्च करता हूँ, देखो कहाँ गया। अभी तुमने क्लास 12th में है ना, अभी इंडिपेंडेंट पढ़ा है, एक तो यही है, तो ये सब ही पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल वाले। अब इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को डर लगता है थोड़ा, ये है इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग, तुम सॉल्व करोगे भी बट यू आर नॉट श्योर दैट वो सही है गलत है ना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं, 2022 के ही हैं, ट्राई करके देख सकते हो। ये से जो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी, हालांकि ये उस पर बेस्ड है, चलो 12th वाला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, बट ये सब मैं अभी कराऊंगा। अभी इस पे आते हैं, सब उस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे सेट्स दे रखे होते हैं। ऐसे 2022 तक के सारे सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, पब्लिक है, तुम चेक भी कर सकते हो। 2005 से लेकर 22 तक के इस बार मैंने सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन कराए थे, तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिनको अगर देखना है तो आप देख सकते हो वहाँ जाके। 2005 से 22 तक के जैम के भी और गेट के भी सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है पब्लिक के चैनल पे। ये सब रैंडम वेरिएबल्स वाले हैं, मैं इवेंट वाला ढूंढ रहा हूँ। ये सब रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वाले। क्या हो गया, हैंग कर गया। चलो देखेंगे, ये तो हैंग कर रहा है। ये तो अभी किया था, हाँ चलो इसको ऊपर देखता हूँ। ये सब कर सकते हो, ये करके देख। ये तो अभी क्लास 12th वाला ही है, इसमें कुछ नया तो है भी नहीं। 55 2021 का है ये, तो ये सब कर सकते हो तुम इजीली, है ना। करके देखो ये, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
हालांकि ये सब मैं अभी कराऊंगा जब बेसिक प्रोबेबिलिटी करेंगे, अभी स्टार्ट तो किया नहीं है। सो ये ट्राई करके देखो क्या आता है 55 वाला, और ये बिल्कुल क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या आया 135 6 क्या आया 130 बस 130 ओके। बाकी लोग देखिए क्या आता है आपका। ठीक है ना, देखो इंडिपेंडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लास 12 का ही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तुम देख सकते हो क्या, उन्होंने लेवल इंक्रीज किया है। क्लास 12 में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक्स वही है बट क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज है। सो बहुत सारे बुक्स, जैसे गुप्ता कपूर वाली बुक ही ले लो, उसके एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुप्ता का बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उससे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा भी आएगा जब सॉल्व होगा। तो गुप्ता कपूर वाले सोल के एग्जाम्पल क्लास में मैं जो भी करा रहा हूँ तो करा ही रहा हूँ। बाकी हाँ, ये क्लास में गुप्ता कपूर के एग्जाम्पल्स नहीं होंगे क्योंकि मैं उसको फॉलो नहीं करता, तो मुझे कॉम्प्लिकेट लगता है बुक, मतलब पढ़ाने के हिसाब से, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं मुझे लगता है। कुछ टॉपिक जो जैम में है कुछ नहीं है, तो इस तरह से। बट तुम घर पे, क्योंकि बहुत हेल्पफुल बुक है, बहुत अच्छी बुक है गुप्ता कपूर वाली, तो प्रैक्टिस के लिए तुम इसे एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, थ्योरीज भी देखो, कुछ समझ ना आए पूछो। बाकी क्लास में जनरली मैं फॉलो करूँगा विकर वैद की हो गई, या इस तरह से इस बार ये जो बुक है कौन सी बुक है ये हॉग वाली है ना, हॉग एंड क्रेग वाली जो है, बात अगर है ये वाली हॉग कीन एंड क्रेग, मतलब वैसे मैं डिफरेंट बुक्स देखता रहता हूँ, तो इतने साल से पढ़ा लिया तो याद ही है सब कुछ अब तो। अच्छा 148, अरे वाह, लग रहा आंसर आ रहा है, तो इसमें मैं ऑप्शन बना सकता हूँ। तो एक आया था 130, एक आया 132, एक आया 148। चलो डी, कोई नहीं, आज थ्योरी नहीं करेंगे, यही खत्म करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में अभी करेंगे वो 152 ओके। चलो ई ऑप्शन भी है, बताओ। और घबराना नहीं, अभी गलत भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, तुम शुरुआती दौर में हो, है ना, अभी पूरे साल तुम्हारे पास है प्रैक्टिस करने के लिए, डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, तो बहुत हजारों क्वेश्चन अभी तुम सॉल्व करोगे पूरे साल में, तो तब तक तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा।
लेकिन ये ट्राई करो, गलती करो, जितनी गलतियां करो उतना सीखोगे, है ना। कि यार सोल्यूशन देख के फिर हम सही करना चाहते हैं तो वो सही नहीं है, पहले खुद से करो फिर सोल्यूशन देखो, अगर सोल्यूशन है भी तो। सर 196। ओके बताओ भाई। तो ये 4 इंडिपेंडेंट है और सबकी प्रोबेबिलिटी दे सर रखी है। 404 है। 404 आया। सर 218। अरे भाई जिससे 218 218 ओके। चलो ट्राई करता हूँ मैं भी। तो E1 E2 E3 E4 V4 इंडिपेंडेंट इवेंट है, चारों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। P प्रोबेबिलिटी है एटमोस्ट 2 इवेंट्स अमोंग दिस अकर्स, एटमोस्ट 2 है ना। सर 152 नहीं, उसकी जगह 200 लिख दीजिए। कोई बात नहीं, नया ऑप्शन बनाए थे। कितना 200 ओके कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, तो एटमोस्ट 2 अकर हो रहा है, एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, तो मतलब 2 या 1 या 0, यही ना, मतलब नो इवेंट्स अकर और 1 अकर और 2 अकर्स। अगर इसे कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या मतलब है, तो एटमोस्ट 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 and 4. यस 3 and 4, सो 3 इवेंट्स अकर्स और ऑल द 4 अगर मैं कॉम्प्लीमेंट सही करता हूं। हालांकि तूने पिछले क्वेश्चन में देखा दोनों तरीके से आंसर सेम ही आया, वो जो अभी कर रहे थे हम ई से और ई कॉम्प्लीमेंट से, तो जैसे जिसको बेटर लगे उसके हिसाब से करो। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लीमेंट लेके करता हूँ, देखो क्या होता है। तो इसमें ये था कि प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 इवेंट अकर्स, ठीक, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 इवेंट अकर्स, है ना। एटमोस्ट 2 है मतलब एटमोस्ट ज्यादा, तो 0 1 2 इसमें आ चुका है और 4 इवेंट है तो आइदर 3 और 4, तो मोर देन 2 इवेंट अकर्स, या लिख सकते हो एटलीस्ट 3 इवेंट अकर्स, 3 और 4, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अब सारे घटाते जाएंगे क्योंकि माइनस में है ना, या मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो फिर ऐड करता जाऊंगा। तो 3 इवेंट्स अकर का मतलब क्या है, मान लो E1 अकर हुआ, E2 हुआ, E3 हुआ एंड E4 नहीं हुआ, क्या मतलब हुआ 3 अकर्स, और हो सकता है E1 हुआ, E2 हुआ, E3 नहीं हुआ एंड E4 अकर हुआ, ठीक है। और क्या हो सकता है कि E1 अगर हुआ, E2 नहीं हुआ, E3 अगर हुआ और E4 हुआ, ठीक। और एक और केस होगा E1 डजंट अकर, E2 अकर्स, E3 अकर्स, E4 अकर्स। ये क्या लिखा है, ये 4 जो केसेस लिखे हैं इसमें ये है कि एग्जैक्टली 3 इवेंट्स अकर्स, और इसका तो मोर देन 2 था ना, आइदर 3 और 4, तो एक और केस आ जाएगा, कौन सा 4 अकर्स, ऑल 4। Yes, sir. अब चूंकि तुम्हें पता है वो इंडिपेंडेंट है, तो हर इंटरसेक्शन की जगह क्या लगा सकते हो तुम, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, वो तो क्या करो। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अगर ब्रैकेट में ही रखना है तो ब्रैकेट में कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। तो करो सॉल्व, सब जितने इंटरसेक्शन है सब कॉम्प्लीमेंट लगा लो, और कॉम्प्लीमेंट लगा मतलब प्रोडक्ट लगा लो, और प्रोबेबिलिटी पता ही है क्वेश्चन में दे रखा है, पुट करके बताओ आप कितना आ रहा है। 11 by 12. 11 पर 120। हाँ मनोज बताओ, दूसरे बताओ। हाँ
हाँ दोबारा देखिए दिखा दे। अच्छा हम 10 मिनट में फोन कर दीजिए ठीक क्लास के बाद। सो बाकी लोग देख लो, यही आ रहा है क्या आपका भी 11/12 ही आ रहा है? So 1 minus 11 by अच्छा 20. ओ एक मिनट अरे 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 हाँ, तो मतलब कहने का मतलब समझ रहे ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो दे रखा है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 मल्टीप्लाई करना है, करते जाओ सब में मल्टीप्लाई, फिर जो भी आया 1 माइनस कुछ आया है ना, जो भी आया इस तरह से, तो फाइनल बताओ जो आ रहा है, जो बता रहे थे आप लोग। 11/12। अच्छा फाइनल आ रहा है 11/12 पूरा कैलकुलेशन 1 माइनस भी करके। बाकी लोग देख लो अभी भी वेरीफाई करके, क्वेश्चन दिखा दूं, प्रोबेबिलिटी पता है ना क्या है E1 E2 E3 E4 का। सर मेरा बस 09/120 आ रहा प्रोबेबिलिटी। यस सर इतना ही है। अब कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। 120 होगा। अच्छा मेरा भी यही है। यस सर यही है। क्या करें 109/120 और ये 110/120 है, एक का डिफरेंस आ रहा है। नहीं 1 माइनस 11/120 होगा, तो उसको एक साथ मतलब माइनस करके 109/120 होगा। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे हैं दिस। यस सर। ओके एक बार चेक कर लो फिर से। सही है सर। तो हमें ये P लिखा था क्वेश्चन में, अभी किसी को डाउट है, बीच के स्टेप मैंने स्किप किए, स्किप ये किया है कि अब तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये 1 माइनस है तो जो भी आया ब्रैकेट में 1 माइनस करो, तो जैसे ब्रैकेट वाला आएगा 11/120 फिर 1 माइनस करके फिर उसको घटा लो, तो ये 1 ये आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, सो ये आपको आपने क्या निकाला है, P है प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 इवेंट्स अकर्स। तो अभी जो मैंने फाइंड किया वो ये फाइंड किया है, P की वैल्यू स्मॉल p जो मैंने निकाला है, सो कितना आया 109/120। सो इसको चाहिए 240 P चाहिए, सो 240 से मल्टीप्लाई कर दो। 218। 218 यस सर 218 बन जाएगा सर क्वेश्चन। सो 109 का डबल। ओके ठीक है, बाकी लोग देख लो। तो करना क्या था, ये तो मैंने किया कॉम्प्लीमेंट लेके, बिना कॉम्प्लीमेंट लेके भी हो जाएगा, तुम कहो तो उससे करके दिखा दूंगा, बात वही आएगा। ठीक है, अगर मैं बिना कॉम्प्लीमेंट लिए करता तो कैसे होता, तो भी ऐसे ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। सो मुझे सीधा सीधा ढूंढना था फिर, तो ये ढूंढना था कि एटमोस्ट 2 इवेंट्स अकर, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक भी अकर नहीं होगा, या एक होगा या दो होगा, यही ना 0 1 2। तो 0 वाला का मतलब क्या, E1 कॉम्प्लीमेंट E2 कॉम्प्लीमेंट E3 कॉम्प्लीमेंट E4 कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ नो इवेंट अकर्स। ठीक, अब 1 अकर्स तो E1 अकर्स एंड नो अदर अकर्स। अब इसके 4 केसेस हो जाएंगे, सो E1 डजंट अकर, E2 अकर्स, E3 डजंट अकर्स, E4 डजंट अकर, फिर E1 डजंट अकर, E2 एक मिनट, E1 हुआ, E2 अकर हुआ, अब E2 अकर नहीं होगा, E3 होगा, E4 डजंट अकर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देन E1 डजंट अकर। तो ये क्या हुआ, ये जो 4 केस लिखे मैंने, अगले 4 केस, इसका मतलब था नो इवेंट अकर्स, इसका मतलब था नो इवेंट अकर्स, सब पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया ना, कोई भी अकर नहीं हुआ। यहाँ E1 अकर हो रहा है, बाकी अकर नहीं हो रहा है, यहाँ E2 अकर हो रहा है, बाकी नहीं, यहाँ E3 अकर हो रहा है, so here E4 अकर्स। तो ये 1 इवेंट अकर्स इज दिस। अब बचा गया 2, तो अब तुम्हें लिखना होगा 2 एट ए टाइम, 4C2 6 केसेस आएंगे यहाँ पे, है ना। तो यस सर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये थोड़े से लंबा हो गया, लाइक तुम्हें 2 अकर होंगे, 2 अकर नहीं होंगे, जितने केसेस बनेंगे 4C2 केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे, तो वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल E1 अकर्स, E2 अकर्स, E3 डज नॉट अकर, E4 डजंट अकर, ये हो गया। फिर ऐसे अब जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरह के,
E1 occurs, E2 doesn't occur, E3 occurs, E4 does not occur, ठीक है। फिर ऐसे ही E1 occurs, E2 does not occur, E3 does not occur, E4 occurs। क्या लिया मैंने? 1 2 occurs, 1 3 occurs, 1 4 occurs, ठीक है। 1 के साथ वाला हो गया, 2 के साथ वाला। So E1 does not occur, E2 occurs, E3 does not occur, या चलो E3 को अगर करा दो, so E2 E3 occurs, E2 E3 occurs, E4 does not occur, ठीक है। तो 2 3 हो गया। फिर अगला होगा, ठीक है, यहाँ 2 3 अगर हुआ, so E1 does not occur, E2 occurs, E3 does not occur, E4 occurs। यहाँ हो गया 2 4 हो गया, तो बचा सिर्फ 3 4 वाला। so E1 does not occur, E2 does not occur, E3 occurs, E3 occurs and E4 occurs। चेक कर लो, तो जो 6 केस बोले थे वो ये हो गए, 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे E1 and E2 occurs here, E1 and E3 occurs here, E1 and E4 occurs here, E2 and E3 occurs and here E2 and E4 occurs here, E3 and E4 occurs। ये हो गया सारे केसेस। तो नो इवेंट अकर, 1 इवेंट अकर, 1 इवेंट वाले 4 केस आए, 6 केस आए, 2 इवेंट अकर। कैसे डिसाइड किया? ये आया 4C0, एक भी अकर नहीं हुआ, 4C1 एक अकर हुआ, 4 केस आएंगे, 4C2 6 केस आएंगे। इससे वहां तुम देखोगे पिछले वाले में तो क्या हुआ, मैंने लिया कि 3 इवेंट अकर था, 4C3 4, तो 4 आए होंगे जो 3 इवेंट अकर्स वाले। ऑल 4 अकर्स 4C4 1, एक आए होंगे, ठीक है। वन इवेंट अपर और 2 इवेंट अपर में इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन? हाँ, तो वहां फिर तुम्हें घटाना पड़ेगा कॉमन केसेस। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा इसको जरा आप समझो मैं कर क्या रहा था। सो अगर आपको मैं समझाऊं मैं कर क्या रहा था, 1 2, अब ये समझना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। हमारे पास 4 इवेंट था, अब देखो ध्यान से। सो ये वो इवेंट था ओनली E1 अकर्स, ठीक है। ये तो मैं सेव कर रहा हूं, मैं सेव करने का ऑप्शन है कि नहीं, तो ओनली E1 अकर्स, ओनली E2 अकर्स। तो ये कौन सा इवेंट है? ये था E1 अकर्स, E2 डज नॉट अकर, E3 डज नॉट अकर, E4। अगर मैं पूछूं तुमसे कितने डिसजॉइंट पार्ट्स है इस 4 सेट के अंदर, कितने हैं? हाँ, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कितने डिसजॉइंट पोर्शन हैं? फॉर एग्जांपल एक पोर्शन ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, बताओ कितने टोटल? So 4 disjoint parts. नहीं नहीं, ओनली 4 है, 12 13 तो मैंने ही काउंट कर दिए। 14 सर। खेलने दे। अरे मेरे भाई तुम लोग कहाँ खोए रहते हो? 4C0 4C1 अप टू 4C4, ये कितना होता है? 16 4C0 से 4C4 तक 2 की पावर 4 16 पोर्शन होंगे, तो टोटल 16 डिसजॉइंट पार्ट्स थे इसमें। इसमें टोटल काउंट करोगे, इस बॉक्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ये जो सैंपल स्पेस है बॉक्स, सो इसके अंदर डिसजॉइंट एक ये भी पोर्शन है, तुम काउंट कर लो 16 डिसजॉइंट पोर्शन होंगे। 4C0 कौन सा था? मतलब एक भी अकर नहीं हो रहा था, ये आउटसाइड वाला, चारों बॉक्स के बाहर जो पोर्शन है वो, ये चारों बॉक्स के बाहर जो पोर्शन है वो ये है। E1 doesn't occur, E2 doesn't occur, E3 doesn't occur, E4 doesn't, no event occurs, ये बाहर वाला पोर्शन हो गया। चारों सर्कल के बाहर वो एक हुआ। फिर ये जो बता रहा था ओनली E1 occurs, ये है ओनली E2 occurs। अरे यहां से हटाना पड़ेगा, सो ओनली E2 occurs। फिर ऐसे ओनली यहाँ पे आएगा E3 occurs, ओनली E4 occurs। ये कौन सा पोर्शन है? E2 and E3, सॉरी E3 and E4 occurs। तो ये 16 जो डिसजॉइंट पार्ट्स हैं इस बॉक्स में, तो मुझे वही डिसाइड करना था कि उसमें ये पूछ रहा ना एटमॉस 2 occurs,
तो अगर तुमने सिर्फ E1 ले लिया, मान लो अगर जैसे आप कह रहे थे कि चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ E1 कंसीडर करते हैं, तो तुमने सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। कैसे? तो अगर तुमने E1 वाले बॉक्स ले लिए, देखो तुमने एक साथ कितने ले लिए, अब जो भी एक्स्ट्रा होगा तुमको हटाना पड़ेगा उसमें से। जैसे अगर तुम काउंट कर रहे हो ओनली 2 अकर्स सपोज, तो तुम्हारे लिए ये काम का है, ये काम का है, बाकी घटाओ, जो भी तुमने एक्स्ट्रा ये 4 लिए ना उसको घट माइनस करो, तो माइनस करते रहते पागल हो जाओगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, अगर इस तरह से लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, अगर वैसे फॉर्मूला बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो E1 में इतने सारे पोर्शन आ गए। E1 लिखने का मतलब है पूरा तुमने सर्कल ले लिया, तो तुम्हारा ओनली E1 वाला भी हो गया, ओनली 1 इवेंट अकर भी आ गया, 2 इवेंट अकर्स भी आ गया, 3 इवेंट अकर्स भी आ गया, ऑल 4 अकर्स भी आ गया, इस तरह से। तो तुमने अलग तो किया ही नहीं ना, वहां तो बोला था एटमोस्ट 2 अकर्स, तो तुम्हारा 0 1 2 3 4 सब आ गया इसमें। तो हमें वो पोर्शन लेना था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, हालांकि ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी करेंगे जब हम सिलेबस, अभी जैम का सिलेबस स्टार्ट तो किया नहीं मैंने, तो 12th वाला ही कर रहे हैं, तो आज तो डाउट में ही चला गया। तो लेकिन ठीक है, जब आप सॉल्व करते हो पता चलता है। ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं बता रहा जैम में कैसे आते हैं, तो 11th 12th वाला बेसिक है। जब तुम फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चढ़ पाओगे तो 10वें फ्लोर पे कैसे चढ़ोगे, ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट फ्लोर का मतलब हो गया क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी, और 10वां फ्लोर वाला ये सब हुआ जैम, है ना। गेट में थोड़े और मुश्किल तो नहीं, लाइक गेट जैम का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है, ये तो सेम ही है। तो इस तरह से है, तो ये सब आएगा धीरे धीरे, है ना। जैसे तुम्हारी स्टेमिना बढ़ेगी फिर तुम फर्स्ट फ्लोर से 10वें फ्लोर तक भी जाओगे, है ना। तो कैसे धीरे धीरे बढ़ेगी ना, जब तुम उस तरह के अटेम्प्ट लोगे। तो अटेम्प्ट कहाँ से लोगे, है ना। गुप्ता कवर बुक है सॉल्व करो, हैथवी है सॉल्व करो, प्रसन्ना साउथ इजी वाली बुक है सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्साइज में टाइम है सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर गेट जैम सबका सॉल्व करो। जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने प्रॉब्लम सॉल्व खुलते जाएंगे दिमाग तुम्हारे। डेफिनेशन से कभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको तुम्हें अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे, उस पे बेस्ड डिफरेंट प्रॉब्लम्स ट्राई करने होंगे, जो थ्योरम्स है उस पे बेस्ड तुम्हें प्रॉब्लम्स ट्राई करने होंगे, तब जाके वो थ्योरम सही से समझ आएगा। ये चीजें हैं, एनीवे धीरे धीरे समझ आएगा जो हम कर रहे हैं, तो है ना। बस ये है कि एट द एंड जैम के एग्जाम से 2 महीने पहले तुमसे प्रीवियस ईयर पेपर सारे होने चाहिए, एक एक क्वेश्चन ढंग से होने चाहिए, कि अगर ऐसे पूछ रहे तुम्हें पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो कैसे हो रहा है ना। ये सब भी अभी थोड़ा हो सकता है कुछ हवा में जा रहा हो कुछ लोगों को, लेकिन ये सब तब समझ आएगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर दोगे तुम, तो वो हो जाएगा। क्योंकि तुम पूरे साल क्या करोगे, प्रैक्टिस तो करोगे ना, इतने सारे टेस्ट होंगे, वो सब टेस्ट के थ्रू होगा, तुम घर पे भी एफर्ट करोगे तो हो जाएगा। और तुम लोगों का ही होगा ना, नया किसका होगा, पिछले बार भी यही कह रहा हूँ कि नए कहाँ से आएंगे, जो तैयारी कर रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा ना। अब जो नहीं कर रहे उनका कैसे हो जाएगा। तो बस भरोसा रखो, तैयारी करो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो कहां से कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से बेस थ्योरम से, जो एनसीईआरटी था हमारे पास। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बेस थ्योरम से कंटिन्यू करेंगे। और फिर भी डाउट रह गया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वेट कर रहे होंगे अच्छे दिन का, जब अच्छे दिन आएंगे तब वो 12th का एनसीईआरटी भी करेंगे, तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जो लोग वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे ये बोल रहे हैं उनके पास एक्सक्यूज होते हैं या जेन्युइन रीजन होते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो एग्जाम नहीं समझेगा, वो जेन्युइन रीजन या एक्सक्यूज एग्जाम कुछ नहीं समझेगा, वो जो मार्क्स करोगे उतने में रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो 2 एक्सरसाइज जिन लोगों ने कर दिए ठीक है, नहीं किए वो ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। फिर इस पर भी एक एक्सरसाइज है पूरी, बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी पे एक एक्सरसाइज है, रैंडम वेरिएबल पे एक एक्सरसाइज है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज और है, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो 4 एक्सरसाइज अभी है एनसीईआरटी में, तो 2 क्लास लगेंगे, 2-3 क्लास। तो 1 अप्रैल से हालांकि एग्जाम सिलेबस स्टार्ट करूंगा मैं, तो अभी तो यही चलेगा 1 अप्रैल तक, ठीक। कल भी क्लास है क्या? कल नहीं, कल नहीं रखें, कल हॉलीडे है, किसी का तो जाना है। हॉलीडे मतलब हॉस्टल का बर्थडे है, यहाँ पे रहता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें जाना है, तो कल नहीं, ठीक है, कल नहीं रखेंगे। क्या तुम्हारा टीटीएस शेड्यूल है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नेक्स्ट वीक में, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।